हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपके बायोलॉजी मेंटर। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 11 नीट बायोलॉजी चैप्टर 4। टॉपिक इज टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के साथ हम डिस्कस करेंगे एम्फीबियंस को आज के सेशन में। ये सारे सेशंस आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि चाहे आपको आईआईटी का पढ़ना हो या आपको नीट का पढ़ना हो या आप पढ़ना चाहते हैं फाउंडेशन का, तो आपके लिए कोर्स जो है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यानी कि कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद, कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। आप अपना जो भी कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ और सबसे पहले आपको बताती हूँ हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। So the NEET course module includes topic wise explanation। सबसे पहले हमारे पास होता है topic wise explanation, उसके बाद हमारे पास है daily practice problem का PDF। इस PDF का आपको मिल जाता है solution भी daily practice problem solution video के फॉर्म में, and chapter wise multiple choice question। ढेर सारे multiple choice question मिलते हैं। एक अलग से सेशन मिलता है जहां पर मैं आपको साइंटिस्ट रिलेटेड डिटेल्स देती हूँ, साइंटिस्ट रिलेटेड डेटा देती हूँ हर चैप्टर का, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ साइंटिस्ट, उनकी थियोरीज इन्वॉल्व होती हैं विद द पर्टिकुलर ईयर्स जब उन्होंने काम किया। Then we also have previous year question videos and the doubt solving। आप डाउट भेजिए, फटाफट से आपको मिल जाता है आपके डाउट का आंसर। Then we have weekly test paper जो आप बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं, and guidance session। guidance sessions are very important sessions जो आपको बिल्कुल तैयार कर देते हैं आपकी इस नीट की जर्नी के लिए, एज वेल एज आगे की मेडिकल लाइफ के लिए भी, बिकॉज मेडिसिन इज अ जर्नी फॉर लाइफ वेर यू आर ऑलवेज गोइंग टू स्टडी। तो आप गाइडेंस सेशन को जरूर देखें, जहां पर आपको टिप्स मिलती हैं, ट्रिक्स मिलती हैं, प्लान कैसे करना है, अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है या फिर लेट नाइट पढ़ना है, टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस क्या है, बायोलॉजी के नोट्स कैसे बनाने चाहिए, एनसीईआरटी को इफेक्टिवली कैसे पढ़ सकते हैं, 360 मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं बायोलॉजी में, ये सारी चीजें आपको इन सेशन में मिल जाती हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर देखना जरूरी है और इसी के लिए सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। देन वी हैव चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन एंड दी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और इन सब के अलावा हमारे पास होता है एनसीईआरटी हाईलाइट समरी सेशन, जहां पर हम एनसीईआरटी में जो बुक है हमारी, उसमें दी गई हर चैप्टर के एंड में जो समरी है उसे लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करते हैं। सो दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अब आइए मैं स्टार्ट करती हूँ हमारा आज का टॉपिक। सो द टॉपिक इज टेट्रापोडा, राइट। टेट्रापोडा जो कि वर्टिब्रेटा के एक पर्टिकुलर ग्रुप में आता है, यानी वर्टिब्रेटा में हमने पढ़ा था एग्नाथा और गनाथोस्टोमाटा। एग्नाथा जो था वो कौन से ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास जॉ नहीं होते थे, तो साइक्लोस्टोमाटा हमने उसमें पढ़ा। एक तरफ हमारे पास थे गनाथोस्टोमाटा जो कि जॉ वाले ऑर्गेनिजम्स होते थे, जिनके पास जॉ बोन्स होती थी। उन्हें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ द लिम्स, ऑन द बेसिस ऑफ द फिन्स। अगर हम फिन्स की बात करें तो हमने पाइसेस में देखा ऑस्ट्रिक थाइस और कॉन्ड्रिक थाइस को, और अब बारी है लिम्स वाले ऑर्गेनिजम्स की, जिनको हमने कहा था टेट्रापोडा। और टेट्रापोडा में ही हम पढ़ते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। सो इनकी बात आज से हम चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूं कि टेट्रापोडा का मतलब क्या है। तो ये जो वर्ड है टेट्रापोडा, इसमें टेट्रा का मतलब है 4 एंड पोडा का मतलब है अपेंडेजेस। 4 appendages। So these are the organisms with 4 appendages, जिनके पास टेट्रापोडा यानी 4 appendages होंगे, 2 upper limbs, 2 lower limbs। इस तरीके से इस फॉर्म में इनके पास क्या होंगे, 4 appendages। So they are included into tetrapoda। अब आपको नहीं लगता कि 4 appendages अगर हैं तो इनके साथ और भी कुछ एडवांटेज होगा। देखो साइक्लोस्टोमाटा वगैरह जो थे वो तो हमें कहाँ मिल जाते थे, वाटर में मिल जाते थे। पाइसेस कहाँ मिल रही थी, वाटर में मिल रही थी। नाउ दीज आर दी फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कम अप ऑन दी लैंड। अब ये पानी में से निकलकर लैंड में आ गए, तो डेफिनेटली टेट्रापोडा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स में कुछ तो ऐसा डेफिनेटली होगा जो उन्हें केपेबल बनाएगा लैंड पर रहने के लिए। ऑब्वियसली जब हमें कोई अलग चीज करनी होती है, मतलब देखो अब आप पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी आदत थी पानी में रहने की, तो उनकी बॉडी वैसी अडेप्टेड थी, वो उसी तरीके से डेवलप थे। जैसे 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जो हमेशा मम्मी पापा के पास रहकर पढ़ाई करते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहाँ पर रहकर पढ़ाई करते हैं, जो बाहर जाकर के पढ़े होते हैं। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं बाहर जाकर, मान लो कॉलेज में, स्कूल में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, कभी ना कभी किसी ना किसी लाइफ के पार्ट में कहाँ पर पढ़ाई की होती है, बाहर जाके। तो उनको वो अलग से अडेप्टेड रहते हैं, थोड़े से सेल्फ डेवलप टाइप के होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं हर चीज़ को लेकर। लेकिन जो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के पास ही रहकर पढ़े होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं कि थोड़े से प्रोटेक्टेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होते, अपने काम करने की प्रॉपर आदत नहीं होती उनको। तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। अकॉर्डिंग टू दी
प्लेस वेयर दे लिव, जो घर में रह रहा है, जो पेरेंट्स के पास रह रहा है, या फिर जो अकेले रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, रूम पे रह रहा है, दोनों में ही कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अलग अलग एनवायरनमेंट में जो एनिमल्स रहते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स थे, आप वो ऐसा समझ लो कि वो अपने पेरेंट्स के पास रहने वाले ऑर्गेनिज्म जैसे हम मान लें, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, लैंड पर नहीं आना पड़ा, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे। लेकिन जब वो लैंड पर आकर रहने लगे, यानी कि वो हॉस्टल में जाकर रहने लगे या कभी अपने रूम पर जाकर रहने लग गए, तो वो कैसे हो गए? थोड़े सेल्फ सफिशिएंट टाइप। सेल्फ सफिशिएंट मतलब वो अपनी चीज़ें खुद कर सकते थे, तो इन्होंने कुछ तो अडेप्ट किया होगा जो ये लैंड पे रहने लगे। तो वो, मैं इसे ऐसा करके आपको याद कराना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप कर ली जिससे ये लैंड पर रहने लगे। तो वो क्वालिटीज क्या है? इनके पास लंग्स आ गए थे, ठीक है, लंग्स, ताकि वो अच्छे से ब्रीथ कर सकें, बिकॉज उनको तो पानी में डिसॉल्व एयर नहीं चाहिए थी ना, उन्हें तो लैंड पर से एयर लेनी थी, फ्री एयर में से ब्रीथ करना था। दूसरा, उनकी स्किन अडेप्ट हो गई थी। सो हियर आर सम पॉइंट्स जिन्होंने उन्हें अडेप्टेड बनाया टू लिव ऑन द लैंड। पहला पॉइंट कहता है इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होंगे, बिल्कुल 2 पेयर ऑफ लिम्स, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो दे आर टेट्रापोडा, 4 पैर हो गए। दूसरा, स्किन इज अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सपोजर टू एयर, स्किन उनकी अडेप्ट हो गई थी कि वो फ्री एयर से विथस्टैंड कर सके। दे हैव लंग्स फॉर एरियल रेस्पिरेशन, लंग्स की मदद से वो एरियल रेस्पिरेशन कर सके, फ्री एयर में ब्रीथ कर सके। एंड सेंसरी ऑर्गन्स आर अडेप्टेड फॉर रिसेप्शन इन एयर सच एज विजन, हियरिंग, स्मेलिंग एक्सेट्रा। सेंस ऑर्गन्स भी बहुत वेल डेवलप थे, क्योंकि अब लाइफ पानी में नहीं थी, लैंड पर थी। कंपैरेटिवली थोड़ी कॉम्प्लेक्स लाइफ कहलाएगी। क्यों? क्योंकि पानी में एक ही जगह रहना था, कहीं जाना नहीं था, पर यहाँ तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, खाना ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारी अलग चीज़ें हो जाती हैं, एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कहाँ रहने लग गए? हॉस्टल में या फिर रूम पर जाकर रहने लग गए हैं अकेले, है ना। तो ये हो गए हैं इंडिपेंडेंट। तो इन्होंने क्या दिखाया? इन्होंने बताया कि भाई मैं जो हूँ, मेरी स्किन भी अडेप्टेड है, मैं आराम से रह सकता हूँ, मेरे लंग्स भी अडेप्टेड है, मैं आराम से रेस्पिरेशन कर सकता हूँ, और इसके अलावा मेरे पास सेंस ऑर्गन में, क्योंकि मुझे अब अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा। देन वी हैव टेट्रापोडा इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। तो अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, जो लैंड पर आके रहने लग गए, तो उनमें भी अलग अलग क्लासेस हैं। जैसे जो बच्चे बाहर जाके पढ़ने लगते हैं उनकी अलग क्लासेस होती हैं। कोई हॉस्टल में रहता है, कोई किसी रिलेटिव के यहाँ रहता है, नहीं मम्मी बोलती है नहीं बुआ के यहाँ ही रहना पड़ेगा, हम कहीं और तो छोड़ेंगे ही नहीं अकेले, तो कोई ना कोई अपने रिलेटिव के साथ रह रहा है। या हो सकता है ये 2 कैटेगरी हो गई, और ये भी हो सकता है कि अलग से हॉस्टल में भी नहीं रहना मम्मी, और मैं बुआ के यहाँ भी नहीं रहूंगा, पर मैं कहाँ रहूंगा? अलग से अपने फ्रेंड के साथ रूम लेकर रहूंगा। तो उसने वो रूम लेके रहने लग गया। एक कैटेगरी आई, नहीं मम्मी मुझे तो कोई दोस्त भी नहीं जमेगा, मुझे तो अकेले ही रहना है। तो ये बाहर निकलने के बाद भी 4 अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे। टेट्रापोडा में भी बाहर निकलने के बाद 4 अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो ये 4 अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्फीबिया, उसके बाद रेप्टाइल्स, फिर एव्स, फिर मैमल्स। लेकिन इन सबको लेकर मैं आपको कुछ फीचर्स पहले ही बता देना चाहती हूँ जिनके बारे में हमें थोड़ा नॉलेज ऑलरेडी है। क्यों है? क्योंकि हमने बाकी क्लासेस में वैसे ही कुछ फीचर्स डिस्कस किए हुए हैं। तो आइए मैं आपको कुछ फीचर्स बताती हूँ जिनके बेसिस पर आपको इन चारों क्लासेस को याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बहुत अच्छे से क्लासिकली बहुत बढ़िया तरीके से याद कर सकते हैं। मैडम वो कैसे? हम इन चारों फीचर्स को क्या करेंगे, ये जो चारों क्लासेस हैं एक्चुअली इनके फीचर्स को हम कर लेंगे डिवाइड। कैसे डिवाइड कर लेंगे भाई? हम देख लेंगे इन चारों में लंग्स कैसे कैसे हैं, लंग्स नहीं बोलना चाहिए, रेस्पिरेशन कैसा कैसा है वो देख लेंगे चारों में, चारों एक्सक्रीशन कैसे करते हैं वो देख लेंगे, इनका ब्रेन कैसा होता है वो देख लेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉन्डाइल, है ना। मोनोकॉन्डाइलिक और डाइकॉन्डाइलिक बताया था मैंने, फिर से बता दूंगी। तो हम ब्रेन देखेंगे, क्रेनियल नर्व्स देखेंगे, फर्टिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इनका कैसे हो रहा है, मतलब कि ओविपैरस हैं या विविपैरस हैं, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है या इंटरनल है, ये कैरेक्टर्स भी देख लेंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि इनका एक्सोस्केलेटन है या नहीं है, बाहर से कुछ प्रोटेक्टिव है बॉडी में कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए या नहीं है। दूसरा हम देखेंगे कि रीनल पोर्टल सिस्टम कैसा है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कैसा है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम कैसा है, यानी कि लिवर के पास, ब्रेन के पास ब्लड सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। फिर हम देखेंगे सर्कुलेशन कैसा है, यानी कि 4 चेम्बर्ड हार्ट था या 3 चेम्बर्ड हार्ट था। आई होप दिस फीचर्स आर क्लियर। और आप एक बात देखो, खूबसूरती देखो इस टॉपिक की, अगर आपको ये टेबल अच्छे से याद हो गया तो आपके चारों टॉपिक कंठस्थ हो जाएंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आइए फटाफट से हम एक टेबल बना लेते हैं। सो लेट अस मेक अ टेबल, लेट्स मेक वन टेबल। अच्छा, कभी भी अगर आपको इस तरीके का डिफरेंशिएशन करना है जहां आपको वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, तो हमेशा एक साइड पैरामीटर्स रखेंगे, दूसरी साइड हम ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स रखेंगे। ठीक है, तो एक साइड हम यहां ले लेते हैं पैरामीटर्स
सॉरी, यहां पर हम ले लेंगे पैरामीटर्स, amphibians, reptiles, then we will have 1 minute, amphibians, reptiles, aves and mammals. ठीक है, दूसरा हम यहां पर ले लेंगे कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम और उनके पैरामीटर्स लिख लेंगे। तो चलिए आइए लिख लेते हैं। यहां पर हम लिख लेंगे दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स एम्फीबिया, reptiles, aves और mammals। ठीक है, नाउ लेट्स राइट दी पैरामीटर्स जो हमने बोले हैं, उसके बाद हम एक एक करके इनको लिखते जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए यहां पर हम पहला पैरामीटर ले लेते हैं स्कल कैसा है, दूसरा हम ले लेते हैं क्रेनियल नर्व्स, स्कल हो गया, स्कल से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स हो गई, कितनी होंगी। इसके बाद हम ले लेते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब ये गैसियस एक्सचेंज कैसे करेंगे। फिर हम ले लेते हैं बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कैसा है वो डिस्कस कर लेंगे, वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड है, व्हाटएवर इट इज। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलेशन। ठीक है, कितने चेम्बर्ड हार्ट है, 3 चेम्बर्ड है या 4 चेम्बर्ड हार्ट है, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो हम सर्कुलेशन इसके, अच्छा सर्कुलेशन थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, टेढ़ा है सर्कुलेशन पर इंपॉर्टेंट तो है, चलो फिर से सीधा कर देते हैं सर्कुलेशन। ठीक, सर्कुलेशन। इसके बाद एक्सक्रीशन। ठीक, पहले इतना कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्कल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एम्फीबियंस के पास, रेप्टाइल्स के पास, एव्स के पास, मैमल्स के पास मोनोकॉन्डाइलिक और डाइकॉन्डाइलिक 2 ही तरीके के स्कल्स पाए जाएंगे। ठीक है, मोनोकॉन्डाइलिक मतलब ये ब्रेन है, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, एक कोई कॉन्डाइल होगा यानी एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा तो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होंगे तो डाइकॉन्डाइलिक स्कल। तो एम्फीबियास जो होते हैं इनके पास होता है मोनोकॉन्डाइलिक, मोनोकॉन्डाइलिक। रेप्टाइल्स के पास डाइकॉन्डाइलिक। ठीक, फिर एव्स के पास मोनोकॉन्डाइलिक, और हमारे पास भी मैमल्स के पास भी डाइकॉन्डाइलिक, डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है। ठीक है, व्हाट अबाउट द क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स एम्फीबियन में, एम्फीबियस जो होते हैं इनके पास होती हैं 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व मतलब क्रेनियम से निकलने वाली नर्व्स, तो 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ठीक है, लेकिन रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स तीनों के पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर फॉर्म्ड। 12 पेयर, 12 पेयर एंड 12 पेयर। क्लियर, ऑलराइट। रेस्पिरेशन कैसा होगा, एम्फीबियंस जो होते हैं वो क्या है, उनको एम्फीबियंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी होती है ड्यूअल लाइफ। अभी अपन आगे पढ़ेंगे, ड्यूअल लाइफ का मतलब है ये पानी की जरूरत पड़ेगी इनको और लैंड पर भी रहेंगे, तो मतलब ये दोनों तरीके से अडेप्टेड हैं, इसीलिए इनके पास स्किन से भी रेस्पिरेशन होगा, बकोफेरिंग से भी रेस्पिरेशन होगा, इनके पास गिल्स भी हो सकते हैं और लंग्स भी हो सकते हैं। सो 4 थिंग्स कैन बी फाउंड विद देम। क्या क्या बोला मैंने, दे कैन ब्रीथ थ्रू स्किन, गिल्स, लंग्स और बकोफेरिंग्स। What about reptiles? Reptiles के पास होंगे lungs, ठीक है, apes के पास भी होंगे lungs और mammals के पास भी lungs। अच्छा,
एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ, अभी हम आगे जाएंगे, हम पढ़ेंगे एयर सैक्स भी होते हैं एब्स में। एयर सैक्स और लंग्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, ठीक है। ब्रीदिंग का काम लंग से ही होता है, एयर सैक सिर्फ होल्ड करके रखती है एयर को, जहां पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगी, बट एयर सैक इज डिफरेंट, लंग इज डिफरेंट। ब्रीदिंग का काम के लिए आप हमेशा लंग्स याद रखोगे, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है? सो दी एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड, पानी में से आकर लैंड पर रहने लगे। अब आप बोलो बिल्कुल नहीं, तुम तो वार्म ब्लडेड हो जाओ, कैसे हो जाएंगे इतनी जल्दी? थोड़ा तो टाइम लगेगा ना भाई, घर से निकल कर आया है अभी बाहर पढ़ने, आप सीधे बोल रहे हो नहीं अकेले रह लो, उसको रात में डर लगता है, वो तो हॉस्टल में ही रहना चाहता है, तो इसके पास क्या है? कोल्ड ब्लडेड। अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है तो कोल्ड ब्लडेड। व्हाट अबाउट रेप्टाइल्स? अगेन दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड, बट एव्स, यहां से चेंजेस हुए, एव्स आ जाते हैं वार्म ब्लडेड, ठीक है, और मैमल्स भी हो जाते हैं वार्म ब्लडेड। क्लियर? चलिए, सर्कुलेशन कैसा होता है? तो अगर हम एम्फीबिया और रेप्टाइल इनकी बात करें तो इनके पास दोनों के पास होते हैं 3 चेम्बर्ड हार्ट, एव्स और मैमल्स के पास होते हैं 4 चेम्बर्ड हार्ट। सो दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, they have 4 chambered heart, sorry this is again 3 chambered, ठीक है। they have 4 chambered heart, then these also have 4 chambered, ठीक है, हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। क्लियर? तो ये कुछ फीचर्स हो गए। अब आती है बारी एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल इज एक्सक्रीशन। तो जब हम एक्सक्रीशन करते हैं तो भाई कैसी हमारे पास किडनी है? मैंने कहा था किडनीज आ चुकी हैं, तो लेस एडवांस किडनी बताई थी अभी तक मैंने, यानी कि मीजोनेफ्रिक किडनी ही आपको बताई थी। जो एडवांस किडनी होती है वो होती है मेटानेफ्रिक किडनी। तो एम्फीबियंस के पास लेस एडवांस किडनी है यानी कि मीजोनेफ्रिक, बाकी सबके पास एडवांस्ड किडनी होगी यानी कि मेटानेफ्रिक किडनी। सो दे आर गोइंग टू हैव मीजोनेफ्रिक मीजोनेफ्रिक किडनी, यहां पर मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक किडनी, इन दोनों के पास भी मेटानेफ्रिक किडनी। मेटानेफ्रिक किडनी। अब आपको मालूम है यार, एक्सक्रीशन जब भी होता है तो एक्सक्रीशन में क्या करते हैं? एक्सक्रीशन में वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूव कर देते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल इज डिफरेंट, वेस्ट का रिमूवल इज डिफरेंट इन ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो वेस्ट का रिमूवल करते हैं। एक के पास है कम एडवांस टाइप की किडनी मीजोनेफ्रिक, बाकी तीनों के पास है एडवांस टाइप ऑफ किडनी, ठीक है, मेटानेफ्रिक। तो ये हो गए कुछ कैरेक्टर्स। स्कल की हमने बात करी, क्रेनियल नर्व्स, रेस्पिरेशन, बॉडी टेम्परेचर, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। बाकी सारी चीजों का मतलब आपको मालूम है। मोनोकॉन्डाइलिक होगा कि दिस इज ऑल्सो डाइकॉन्डाइलिक नहीं, ये भी मोनोकॉन्डाइलिक। रेप्टाइल्स के पास भी मोनोकॉन्डाइलिक पाया जाएगा। दे आर ऑल्सो गोइंग टू हैव मोनोकॉन्डाइलिक। डाइकॉन्डाइलिक सिर्फ मैमल्स में मिलेगा, बाकी तीनों में मोनोकॉन्डाइलिक, ठीक है। ये इसको ठीक कर लेना है ना। अच्छा, क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर होंगी, बाकी तीनों में 12 पेयर हैं। रेस्पिरेशन स्किन से हो सकता है, गिल से हो सकता है, लंग से हो सकता है, बकोफेरिंग से हो सकता है, लेकिन बाकी सब में लंग से होगा। ब्लड मतलब बॉडी का टेम्परेचर कैसा है? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड पॉइकिलोथर्मिक है, और ये दोनों पॉइकिलोथर्मिक होंगे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। एव्स और मैमल्स कैसे होंगे? वार्म ब्लडेड होम्योथर्मिक ऑर्गेनिजम्स। सर्कुलेशन यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो हार्ट कैसा है? इनके पास 3 चेम्बर्ड, यहां पर भी 3 चेम्बर्ड। एव्स और मैमल्स दोनों के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा। जो एक्सेप्शन है वो मिलेंगे,
तो मैं बताऊंगी जहां पर जो एक्सेप्शन आएगा। देन एक्सक्रीशन की बात करें तो मीजोनेफ्रिक है, मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो एक चीज ध्यान से कि इन तीनों में रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स में बहुत सारे फीचर्स कॉमन है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। जैसे 3 चेंबर का 4 चेंबर का डिफरेंस है, आगे भी पता चलेगा। सो इसीलिए हमने इनको एक में क्लब नहीं किया, नहीं तो बाद में लगेगा अरे मैम एक जैसे कैरेक्टर्स है तो फिर अलग क्या है, अभी दिखाऊंगी अलग क्या है, पढ़ाऊंगी ना, इसीलिए तो अलग से पढ़ना है। चलो ये बन गया, बना लिया सबने, आगे बढ़े, बचे हुए कैरेक्टर्स बनाए। चलिए यहां 1 मिनट, हो गया। रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, एव्स और मैमल्स, ठीक है। यहां पर पैरामीटर्स थे, ओके, शैल आई राइट इट ओवर हियर। यहां पर पैरामीटर्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो बचे हुए कैरेक्टर्स क्या क्या बचे वो लिख लेते हैं। बचे हुए कैरेक्टर में आ जाएगा, हमने क्या क्या देख लिया है। अच्छा एक चीज देखो, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, यानी कि हिपैटिक का मतलब होता है लिवर, तो लिवर से ब्लड आसपास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी कि जो लिवर है, लिवर के पास छोटी छोटी पतली पतली ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लड ले लेकर जाती हैं फॉर द प्योरिफिकेशन। तो क्या ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं है? सो इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम, इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम। यहां पर भी प्रेजेंट, यहां पर भी प्रेजेंट मिलेगा, इनमें भी प्रेजेंट मिलेगा और इनमें भी प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई, इनके पास रीनल पोर्टल, रीनली हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसिस यानी ब्रेन, ब्रेन के पास यहां पर हाइपोफाइसिस होता है, तो हाइपोफाइसिस के पास भी ब्लड वेसल्स ब्लड लेकर जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो क्या इन सब में ऐसा होगा या नहीं होगा? तो इन सब में ऐसा होगा, तो सब में लिख लेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट, ठीक है। इसके बाद एक्सोस्केलेटन है या नहीं है, और अगर है तो कैसा है? तो एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन जो है वो एम्फीबियंस के पास नहीं होगा, पानी में रहते हैं। एक्सोस्केलेटन, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, स्केलेटन का मतलब होता है कुछ प्रोटेक्शन के लिए बाहर से प्रेजेंट है। तो एम्फीबियन तो पानी में रह रहा है, उसको तो बाहर से कुछ प्रोटेक्शन की जरूरत है नहीं, वो उसकी बड़ी ही मॉइस्ट सी स्किन है। लेकिन बाकी सब में जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, एव्स हो गए, मैमल्स हो गए, लैंड पर आकर रह रहे हैं, तो इनको बाहर से कुछ प्रोटेक्शन के लिए चाहिए जो इनका बॉडी का प्रोटेक्शन कर सके। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लगता है अरे मैम मैमल्स जो है उसके पास तो है ही नहीं एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन तो बाहर से कुछ हमारे पास मोटा सा स्केलेटन होना चाहिए जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। मैमल्स में अगर आप पूछोगे तो मैमल्स में भी एक्सोस्केलेटन होता है। क्या है एक्सोस्केलेटन? नेल्स हैं, हेयर्स हैं, हूफ्स होते हैं, हूफ्स, ठीक है, क्लॉज होते हैं। आपने हमारे कैट्स वगैरह में, डॉग्स में क्लॉज देखे होंगे, सो दे आर ऑल्सो एक्सोस्केलेटन ओनली। इसीलिए हम कहेंगे एम्फीबियंस के पास, एम्फीबियंस के पास एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट, लेकिन रेप्टाइल्स में इट इज प्रेजेंट, यहां पर भी प्रेजेंट है, यहां पर भी प्रेजेंट है। व्हाट अबाउट दी रिप्रोडक्शन? ओवीपैरस है या वाइवीपैरस है? तो यहां पर लिख लेते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी नहीं, ओवीपैरस और वाइवीपैरस। तो भाई देखो, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स सारे के सारे एग लेइंग होते हैं। एग लेइंग तो ओवीपैरस, ओवीपैरस, ये भी एग लेइंग तो ओवीपैरस,
ठीक है। और मैमल्स में क्या होगा, मैमल्स के पास होते हैं वाइविपैरस विच गिव बर्थ टू यंग वंस। इसके बाद फर्टिलाइजेशन भी देख लेते हैं इनमें, फर्टिलाइजेशन कैसा था, तो यहां पर फर्टिलाइजेशन देख लो। तो फर्टिलाइजेशन जो है सब में एक्सटर्नल होगा, बस सिर्फ मैमल्स में क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो दे आर गोइंग टू हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और बाकी सब में क्या होगा, बाकी सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर इंटरनल, यहां पर इंटरनल, और यहां पर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये लिख लिया। अच्छा, अब इसमें से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूं, किस किस पर क्वेश्चन आता है। तो नीट का क्वेश्चन आता है, नीट का क्वेश्चन आता है यहां, तो यहां नीट लिख लेना, यहां पर नीट लिख लेना। इन दोनों बातों पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, नीट के एग्जाम में। यहां क्रेनियल नर्व पर पूछा जाता है, यहां पर नीट लिख लेना। ठीक, बाकी तो ठीक है। बॉडी टेम्परेचर पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहां है क्वेश्चंस की। ये वाला लिख लिया, ओके। हैव यू रिटन दिस वन? क्लियर। तो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है क्या, जनरल फीचर्स जो होते हैं बॉडी के चारों फाइलम्स में, फाइलम्स बोल रही हूँ, चारों क्लासेस में, यानी कि टेट्रापोडा के अंदर एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स जो आते हैं उनके सारे के हमने जनरल फीचर्स को कर लिया है डिस्कस। अब हम एक एक करके इन्हें आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे एम्फीबियंस को। आइए, लेट्स स्टार्ट विद द एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस की अगर हम बात करें तो एम्फीबियंस जो होते हैं ये ड्यूअल लाइफ नेचर के होते हैं। मतलब मैं आपको इनकी कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ कि क्या बेसिक बातें होती हैं एम्फीबियंस को लेकर के, कैसे रहेंगे, क्या जनरल चीजें हैं, बॉडी कैसी है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉरी, हेडिंग डाल लो, एम्फीबियंस। अगर हम एम्फीबियंस के जनरल फीचर्स की बात करें बिल्कुल एक एक शब्द में, तो ये कैसे होते हैं। सबसे पहले भाई इनकी है ड्यूअल लाइफ। ड्यूअल लाइफ का मतलब है दे आर फाउंड ऑन लैंड एज वेल एज इनसाइड द वाटर, सो दे रिक्वायर लैंड एंड वाटर फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत जरूर पड़ेगी, वहां जरूर जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ड्यूअल लाइफ फॉर्म्स शो करते हैं। एम्फीबियंस आर गोइंग टू लिव इनसाइड द वाटर एज वेल फॉर सम पार्ट ऑफ टाइम, बहुत कम समय के लिए रहेंगे लेकिन रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि भाई ये रेस्पिरेशन कैसे कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एम्फीबियंस को रेस्पिरेशन करना होगा तो इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, ये स्किन से रेस्पिरेशन कर सकते हैं क्योंकि इनकी कैसी है, मॉइस्ट स्किन है। कैसी है, मॉइस्ट स्किन है, तो ये भी एक कैरेक्टर हो गया, मॉइस्ट स्किन फॉर रेस्पिरेशन। हो सकता है गिल्स से रेस्पिरेशन कर लें, हो सकता है कि इनके पास लंग्स भी प्रेजेंट हो, या इनके पास हो बकोफेरिंग्स, है ना, ये तो सब हमने अभी डिस्कस किया है। दूसरा, इनके पास आपको आईज के ऊपर आईलिड मिलती है, आईज के ऊपर आईलिड मिलती है। हमने देखा था जो हमारी पाइसेस यानी कि फिशेस होती हैं, फिशेस के पास निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो पानी में उनकी आंख को प्रोटेक्ट करती है। अब ये आ गए लैंड पर तो इनके पास आईलिड दे दी है। अब कुछ तो चेंज होना है ना, क्योंकि जमीन पर आकर रहना है, तो कुछ चेंज हुआ, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हटाई, क्या दे दिया, हटाई, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो होगी नहीं, होगी, परसिस्ट करेगी, लेकिन मेनली इनके पास आईलिड दिखने लगेगी। फिर ईयर के फॉर्म में इनके पास होगा टिम्पैनम जो इनको ईयर वाला काम करेगा, यानी कि सुनने में मदद करेगा। सो दे आर गोइंग टू हैव टिम्पैनम, टिम्पैनम प्रेजेंट होगा। ठीक है, हार्ट कैसा होगा, हार्ट इनका होता है 3 चेम्बर्ड, 3 चेम्बर्स होंगे हार्ट में, सॉरी 3 चेम्बर्स होंगे हार्ट में, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है, इतनी बात हो गई। और क्या बचा, हाँ, वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड है, सो दे आर गोइंग टू बी कोल्ड ब्लडेड। ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, कोल्ड
ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी कि इनका बॉडी टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे। अगर इनका वेदर ठंडा हुआ है ना, अगर कोल्ड रीजन होगा तो इनकी बॉडी टेम्परेचर भी कोल्ड होगा, वार्मर रीजन होगा तो बॉडी टेम्परेचर कैसा होगा, वार्म होगा। ठीक है, इसके बाद इनके पास प्रेजेंट होता है क्लोएका, क्लोएका विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोएका से ये क्या काम करते हैं, 3 काम करते हैं क्लोएका से। ठीक है, वो मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगी कि क्लोएका क्या होता है। आई विल टेल यू दिस विद द डायग्राम। इतनी बात समझ में आ गई, क्लोएका प्रेजेंट है। और क्या नया फीचर है इनके पास, हाँ अगर हम इनके लिम्स की बात करें तो 2 पेयर मिलेंगे। ऑब्वियसली टेट्रापोडा का मेंबर है तो 2 पेयर लिम्स मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं बचा है ना, स्केल्स नहीं होंगे इनकी बॉडी में। जैसे फिश में स्केल्स होते थे वो पानी में रहती थी, पर इनके पास कोई स्केल्स नहीं है क्योंकि इन्हें तो लैंड पर भी रहना है, सो नो स्केल्स। लेकिन इनका कैसा है, ड्यूअल लाइफ फॉर्म है, यानी कि लैंड पे भी रहना है, वाटर में भी रहना है। तो जब ये वाटर में जाएंगे तो कब जाएंगे, रिप्रोडक्शन के लिए जाएंगे, और क्योंकि वाटर में जाकर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और बात करनी है किडनी, अभी पढ़ी, किडनी कैसी होगी, मीजोनेफ्रिक किडनी होगी। एक्सोस्केलेटन इनके पास नहीं है, स्केल्स नहीं है, नो स्केल्स, नो एक्सोस्केलेटन, किडनी मीजोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक किडनी, लेस एडवांस किडनी फॉर एक्सक्रीशन। इसके बाद क्या बचा, हो गया सारा लिख लिया, डायग्राम से समझा दूं अब। मीजोनेफ्रिक, हाँ कॉन्डाइलिक, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होगा। ठीक है, यानी एक ही जॉइंट होगा, हेड और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक ही जॉइंट, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, मोनोकॉन्डाइलिक होंगे। और बात करनी है क्रेनियल नर्व्स कितनी होंगी, सो दे आर गोइंग टू हैव 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। किसी को कोई दिक्कत इतने में, इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो डायग्राम बना दूं, सबके पास डायग्राम होना चाहिए, है ना, नोबडी शुड बी देयर विदाउट द डायग्राम। ठीक है, सबके पास डायग्राम होगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छा बना पाऊं, पर थोड़ा सा मुश्किल है ना, बट वील डू इट। बायोलॉजी का स्टूडेंट है, करना पड़ेगा। सी नाउ दिस इज द आई। ठीक है, आई दिख रही है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, oh 1 minute, sorry for the inconvenience। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि इसकी बॉडी पर मॉइस्ट स्किन है ना, मॉइस्ट स्किन है। आपने देखा है बॉडी पे ऐसी होती है बॉडी, ऐसे ऐसे पैचेस दिखते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल इज फ्रॉग, एग्जाम्पल इज फ्रॉग यानी कि राना, राना साहब हैं ये। ठीक है, फ्रॉग हैं ये, क्लियर। चलो अब देखो भाई, आईज दिखेंगी, आईज। ठीक है, आईज के ऊपर इनके पास आईलिड प्रेजेंट होता है। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, आईलिड प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से मैं यहां पर आईलिड बना दे रही हूं, दे आर गोइंग टू हैव द आईलिड ओवर हियर। ठीक है, ये आईलिड है। ऑफ कोर्स ऐसी आईलिड नहीं दिखेगी, लेकिन भाई हमें याद करना है। इसके बाद इनके पास टिम्पैनम होता है, यहाँ पर देयर इज टिम्पैनम, है ना। तो हमें यहाँ मार्क करना है कि आईलिड दिख गई हमें, उसके बाद हमें मार्क करना है कि हमें टिम्पैनम दिख गया। इसके बाद हमें स्किन समझ में आ रही है, मॉइस्ट है। ठीक है, स्किन समझ में आ रही है, मॉइस्ट है। और क्या दिख रहा है, लिम्स दिख रहे हैं,
है ना। अच्छा, माउथ, माउथ, लेट्स मेक द माउथ। भाई यहां पर माउथ है, ठीक है, तो ये हमारा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम चला, ये डाइजेस्टिव सिस्टम चला, ठीक है। सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, और यहाँ कहीं मान लो एनस है, तो इसके पास एनस नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ एंड होता है दैट इज द क्लोएका, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो दिस इज द माउथ एंड दिस इज द क्लोएका, ठीक। इतनी बात कर ले, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ऑल राइट, तो लेट मी राइट इट ओवर हियर फॉर यू। ये आपको दिख रहा है टिम्पैनम विच विल हेल्प फॉर हियरिंग, ठीक। आईज, ये है आईज, ये है आईलिड। आईलिड क्यों है? फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ आई, आईलिड होती है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपको दिख रहा है माउथ, दिस इज क्लोएका। तो आईज तो ये देखने में मदद करेगी, है ना, दिस इज फॉर दी साइट, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है ना टेट्रापोडा में। माउथ जो है वो क्या करेगा? ऑब्वियसली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माउथ से क्या करते हैं? खाना खाते हैं, राइट। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प फॉर एनगल्फमेंट ऑफ फूड, सो यू ऑलरेडी नो इट, बट क्लोएका के 3 अलग अलग काम है। सो क्लोएका इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोएका परफॉर्म्स अदर 3 फंक्शंस एज वेल। Cloaca performs other 3 functions as well. So let me tell you the functions of cloaca. 1, 2, 1, 2, 3, ठीक है। So what are the functions? देखो, क्लोएका एक ही रास्ता है जहां से अनडाइजेस्टेड वेस्ट जाएगा, तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट तो जाएगा ही जाएगा। साथ ही में किडनी है ना, मीजोनेफ्रिक किडनी है, तो एक्सक्रीशन करेगा, तो एक्सक्रीशन का काम भी यहीं से होगा। और जो गैमीट्स होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, एग या स्पर्म, वो भी यहीं से रिमूव होंगे। सो गैमीट रिमूवल, गैमीट भी यहीं से रिमूव होते हैं। रिमूव क्या होते हैं? मतलब गैमीट्स भी यहीं से आते हैं। तो ये तीनों काम क्या कर रहा है? क्लोएका कर रहा है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि भाई इसकी जो स्किन है वो कैसी है? मॉइस्ट है, मॉइस्ट है, नमी वाली। क्यों? रेस्पिरेशन करवाएगी। क्या करवाएगी? रेस्पिरेशन करवाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं अगर इसका हार्ट बना दूं, ठीक है, तो मान लो अगर यहां पर इसका हार्ट है, तो हार्ट कैसा होगा? लेट मी मेक दी हार्ट ओवर हियर। इमेजिनरी हार्ट है ना, कोई भी लड़ेगा नहीं मैडम ये कैसा हार्ट है, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हार्ट होगा। कोई बात नहीं, इमेजिनरी हार्ट मान लो भाई। क्यों इमेजिनरी हार्ट मानने की क्या जरूरत है मैडम? याद करना है कि नहीं करना है? नीट क्वालिफाई करना है कि नहीं करना है? करना है ना नीट क्वालिफाई, तो मानना पड़ेगा। तो हार्ट बना दो। हार्ट कैसा है? 3 चेम्बर्ड, ठीक है, ये 3 चेम्बर्ड हार्ट है। दिस इज 1 चेम्बर, दिस इज 1 चेम्बर एंड दिस इज 1 चेम्बर, ठीक है। तो हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, 3 चेम्बर्ड हार्ट। थ्री चेम्बर्ड हार्ट। और कुछ बचा? हो गया। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न इट। अच्छा, स्किन पर नो स्केल्स आर प्रेजेंट, नो स्केल्स ओवर स्किन आर प्रेजेंट, कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। एक एक्सेप्शनल चीज है, अगर मैं मेल फ्रॉग की बात करूं, सपोजिंगली इफ दिस इज अ मेल फ्रॉग, ठीक है, सपोजिंगली इफ दिस इज अ मेल फ्रॉग, थोड़ा इसका ये मेल फ्रॉग जैसा तो दिखेगी, है ना। मान लो ये मेल फ्रॉग है, चूहे जैसा लग रहा है यार वैसे तो ये, बट ठीक है, मान लो इफ दिस इज अ फ्रॉग, मेल फ्रॉग, तो इसके पास इसके जो ये होंगे ना लिम्स पर, ये वाला जो पोर्शन होगा, यहां पर इसके थंब के पास नप्शियल पैड होता है, यहां पर थंब के पास नप्शियल पैड होता है, ठीक है, नप्शियल पैड। ये फीमेल के पास नहीं होगा, सिर्फ मेल के पास होगा। दिस इज अ मेल फ्रॉग।
तो इनके पास नप्शियल पैड होता है, यानी कि थंब के पास एक स्वोलन पोर्शन होता है। वो क्यों होता है? ताकि जब ये कॉपुलेशन करेंगे, जब रिप्रोडक्शन करना होगा, गेमीट ट्रांसफर करना होगा, तब ये फीमेल को पकड़ेंगे। तो फीमेल को पकड़ेंगे मैडम, क्यों पकड़ेंगे? आपने तो कहा था वाटर में ही फर्टिलाइजेशन होगा, और आपने कहा था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये फीमेल को पकड़ेगा ही क्यों? इसीलिए पकड़ेगा। दिखाती हूँ कैसे पकड़ेगा, है ना, वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। बट दिस इज द डिफरेंस, ये नीट के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट। इसको जरूर मार्क कर लेना। नप्शियल पैड इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट, विच इज ओनली फाउंड इन द मेल फ्रॉग एंड नॉट इन द फीमेल फ्रॉग। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन। So supposingly they are reproducing inside the water body. Supposingly क्या? They don't have any choice. They are already going to reproduce inside the water body. Supposingly if this is the water body, इसके अंदर है भाई पानी, ठीक है, इसके अंदर क्या है? पानी है, पानी 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 रे, ठीक है, पानी 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 पानी, ठीक है, पानी है। अब इसके अंदर ले आओ अपने फ्रॉग्स, ले आऊं फ्रॉग्स, तो थोड़ा सा एरिया ये मिटा लेती हूँ, यहाँ पर एक फ्रॉग बना देती हूँ, एक फ्रॉग मैं यहाँ बना देती हूँ, ठीक है, इतने में ही बनाना पड़ेगा भाई, फ्रॉग बनाओ। सपोजिंगली इफ दिस इज द फ्रॉग, ठीक है, एक फ्रॉग ये है, दिस इज द फीमेल फ्रॉग, ऊपर लिख देती हूं फीमेल फ्रॉग, ठीक है, साथ में ही होगा मेल फ्रॉग, तो मेल फ्रॉग बना देती हूं। ठीक है, दिस इज दी मेल फ्रॉग। थोड़ा खराब बना है, थोड़ा ज्यादा ही खराब बना है, बट ठीक है, दिस इज दी मेल फ्रॉग, ठीक है। तो मेल फ्रॉग के पास क्या होगा? ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन है ना, दिस इज दी फर्स्ट लिम्ब, फर्स्ट लिम्ब है ये मेल फ्रॉग का। मैं इसको बड़ा बना दिया थोड़ा, ठीक है, यहां पर नप्शियल पैड है, ठीक, यहां से नप्शियल पैड से फीमेल को पकड़ेगा, जैसे ये फीमेल को होल्ड करेगा तो फीमेल ऑल्सो नो दैट आई नीड टू रिलीज माई एग्स, तो फीमेल ने अपने एग्स रिलीज किए, फीमेल ने क्या करा? अपने एग्स रिलीज किए, ये फीमेल के एग है, पानी में एग्स रिलीज हो गए। फिर सेम वे मेल भी अपने स्पर्म्स रिलीज करेगा, ठीक है, तो ये मेल ने क्या करा? अपने स्पर्म रिलीज कर दिए, दीज आर दी स्पर्म्स, स्पर्म्स भी आ गए, एग्स भी आ गए। अब यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। सो बिकॉज हेयर दी फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, कहां फर्टिलाइजेशन हो रहा है? यहां, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया बाबा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जब एग और स्पर्म मिल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन ऑफ गैमीट से, तो लार्वा प्रोड्यूस होगा, लार्वा बना दूं, ठीक है, इमेजिनरी लार्वा, इट इज गोइंग टू बी, देयर इज नो सच स्पेसिफिक वे कि भाई ऐसा ही दिखता है। लार्वा क्या बोलेंगे? टेडपोल बनता है ना, सो दे बोथ फॉर्म टेडपोल। अच्छा, एक बात याद रखना, जितने एग्स और स्पर्म्स रिलीज हुए हैं सारे फ्यूज नहीं हो पाते, क्योंकि भाई पानी है। अगर आपको रिप्रोडक्शन याद हो तो सबसे पहले जब रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं ना कि भाई पानी में रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां पर नंबर ऑफ गैमीट्स फॉर्म्ड आर मोर, यानी फीमेल भी बहुत सारे एग्स रिलीज करती है, मेल भी बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज करता है, क्योंकि ये सब पानी में निकल आते हैं। तो पानी में हो सकता है कि कोई पानी के बहाव से दूर चले जाए, कोई कहीं और चला जाए, किसी को कोई फिश खा जाए, किसी को कोई और ऑर्गेनिज्म खा जाए, तो ये गुम भी हो सकते हैं। कोई पत्थर वत्थर के नीचे जाके छुप गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, गिर गया कहीं, मतलब गिर क्या गया, बह गया कहीं पर, नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन। सो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर लेस। सारे के सारे एग्स और स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, पर हाँ मैक्सिमम जो भी कर पाएंगे, दे विल फॉर्म दी टेडपोल, दे विल फॉर्म दी टेडपोल,
और क्योंकि ये टेडपोल फॉर्म कर रहा है तो टेडपोल फॉर्म होने की वजह से हम इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि यहां पर होगी मेटामॉर्फोसिस। क्या होगी? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस यानी कि जो लार्वा, जो टेडपोल है, पहले वो बनता है, टेडपोल से फिर अडल्ट वर्जन दिखने लगता है। तो टेडपोल लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी अडल्ट, है ना। तो जब ये अडल्ट जैसा दिखने लगेगा, ये जो प्रोसेस होगी ना, टेडपोल बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, अब फ्रॉग बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, तो ये जो टेडपोल है इसको फ्रॉग बनने में कुछ समय लगेगा, कुछ चेंजेस होंगे इसकी बॉडी में, कुछ तो चेंज आएगा ही आएगा अपीयरेंस में, बॉडी फॉर्म में। तो वो जो चेंज है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो ये तीनों बातें याद रखनी है, ये तीनों बातें याद रखने की है ना। एक तो ये मेटामॉर्फोसिस वाला फंडा याद रखना है, दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन याद रखना है, तीसरा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट याद रखना है। एंड ये कहानी है फ्रॉग्स के, फ्रॉग्स भी क्यों बोलूं, रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन की। किसमें? एम्फीबियंस में। किसमें? एम्फीबियंस में, where the example is frog, which we are talking about through the NCERT point of view। NCERT ने बोला था इसलिए हमने फ्रॉग का एग्जाम्पल लिया, सब में ऐसा प्रोसेस होगा, पढ़ लिया, इतना समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया पूरा, ठीक है। सो दिस इज दी बॉडी स्ट्रक्चर, है ना। एम्फीबियर का एग्जाम्पल लिया हमने, उसके फीचर्स को पढ़ने के लिए, फीचर्स को पढ़ने के लिए ये एग्जाम्पल लिया है। क्लियर? इसमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ये हमने कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे जनरल बॉडी एम्फीबियंस के, अब जितना मैं लिख कर लेकर आई हूं वो भी पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। They are poikilothermal animals, यानी कि cold blooded animals. They are amphibious in nature, यानी कि they can live on land as well as inside the water. Land पर भी रहेंगे, water पर भी रहेंगे, ज्यादातर warm places में पाए जाते हैं। एक्टोथर्मिक यानी कि cold blooded होते हैं, बता दिया मैंने। poikilothermic, cold blooded, अपना body temperature constant नहीं रख पाएंगे, ठीक। Skin is smooth, rough, having cutaneous glands which keep it moist। तो आपको पता है ये जो मैंने इसके ऊपर बनाया है, ये जो मैंने इसके ऊपर बनाए हैं ना, these are cutaneous gland which keep the skin moist, ठीक है। these are going to keep their skin moist, ठीक। चलिए, ओके। सो दे आर यूजुअली विदाउट स्केल्स, ये मैं आपको बता चुकी, इनके पास स्केल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, देयर आर नो स्केल्स, बट इफ प्रेजेंट दे आर हिडन बीनीथ दी स्किन। अगर होंगे भी तो छुप जाएंगे स्किन में, दिखेंगे नहीं। 2 पेयर ऑफ लिम्स होंगे जो लोकोमोशन करवाएंगे, यानी कि चलने का काम करवाएंगे। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो आपको पॉइंट्स लिखवाए बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वैसे ही लिखना, ठीक है। जिसका मतलब ना समझ में आए, सेशन में ही देखते देखते उसके सामने उसका मीनिंग लिख लेना, ठीक। अभी बताती हूं, अभी मत लिखो, सुनो। गिल्स आर प्रेजेंट एट लीस्ट इन लार्वल स्टेज। लार्वा स्टेज में गिल्स होंगे, मैंने कहा था गिल्स हो सकते हैं, बकोफेरिंग्स हो सकते हैं, स्किन से रेस्पिरेशन करेंगे या लंग्स से। सम अडल्ट फॉर्म कैरी एडिशन टू लंग्स, कुछ के पास लंग्स भी है, इसलिए हम चारों चीजों को याद करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स, बकोफेरेंजियल कैविटी, स्किन एंड गिल्स, यू ऑलरेडी नो दैट। सो द स्कल इज डाइकोंडाइलिक, द स्कल इज डाइकोंडाइलिक। 1 minute, 1 minute, I'll draw it and tell you. The skull is going to be like this. Skull कैसा होगा? Supposingly if this is a frog, है ना, ये पीछे का भी ईयर दिख रहा है मान लो थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो इसमें इसका हेड और स्कल कैसा होता है वो देखो। They're going to be, ये मैं पीछे से दिखा रही हूँ ना, हम ऊपर से देख रहे हैं, तभी हमको दोनों इसके ये वाले पोर्शंस दिख रहे हैं। यहां पर होगा ब्रेन, और ये इस तरीके से होता है। दिस इज द ब्रेन एंड दिस इज द नर्व कॉर्ड, ठीक। और यहां पर ये इसकी बैकबोन है, ये इसकी बैकबोन है,
ठीक। सो दिस इज द ब्रेन, दिस इज द बैकबोन जो दिखेगी, एंड दिस पोर्शन, ध्यान से देखना कौन सा वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, this portion is the nerve cord, this portion is the nerve cord. ठीक, तो ऐसा होगा। अब इसमें आप देख रहे हो कॉन्डाइल कहां दिखेगा, कॉन्डाइल आपको दिखेगा एक यहां पर और एक यहां पर, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ब्रेन के साथ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। यानी अगर मैं इसको निकाल कर दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा रहा ना, ऐसा, तो ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सो द स्कल इज गोइंग टू बी, ये जो है यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको हमने बोला है डाइकोंडाइलिक स्कल। तो इनके पास क्या मिलेगा, फ्रॉग के पास, एम्फीबियंस के पास डाइकोंडाइलिक स्कल। तो इसको थोड़ा एक बार चेक करना, यहां पर हमने मोनोकोंडाइलिक लिख लिया है। दिस इज गोइंग टू बी एम्फीबियंस में डाइकोंडाइलिक, रेप्टाइल्स में मोनोकोंडाइलिक, एव्स में मोनोकोंडाइलिक, मैमल्स में डाइकोंडाइलिक। ठीक है, देखो डायग्राम बनाने से क्या होता है, मैं भी कभी कभी स्किप कर जाती हूँ, पर डायग्राम बनाने से हमें चीजें खुद ब खुद याद रहती हैं। तब हमने डायग्राम नहीं बनाया था, इसको कर लेना डाइकोंडाइलिक, क्लियर इट अप, इसको जरूर कर लेना। ठीक है, और मैंने आपको बना के दिखाया कैसा होगा। ठीक है, सो दिस इज द डाइकोंडाइलिक स्कल इन एम्फीबियंस, ऐसा डाइकोंडाइलिक स्कल होगा। ब्रेन, बैकबोन, नर्व कॉर्ड दिख रही है, एंड दिस इज द फ्रॉग, यहां पर आईज होगी। ठीक है, क्लियर, बना लो, इसको भी पढ़ ले इतना। Where is it? Okay, so skull is dicondylic, two occipital condyles for articulation with the vertebral column. Vertebral column से हमने articulation देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ट, द हार्ट इज 3 चेम्बर्ड। मैंने आपको 3 चेम्बर्ड हार्ट बता के बताया, 2 ऑरिकल, 2 अपर ऑरिकल, एक नीचे वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। हार्ट में देर आर प्रेजेंट साइनस विनोसस, स्ट्रक्टस आर्टीरियोसस, जो बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके ले जाएगा पहले। ठीक है, उसके बाद हार्ट को दे देगा, हार्ट से फिर वापस जाएगा लंग्स के पास प्योरिफिकेशन के लिए। बोथ हेपेटिक पोर्टल, रीनल पोर्टल सिस्टम्स आर वेल डेवलप्ड। हेपेटिक पोर्टल और रीनल पोर्टल सिस्टम मतलब रीनल यानी कि किडनी, हेपेटिक यानी कि लिवर, दोनों किडनी और लिवर के पास छोटी छोटी ब्लड वेसल्स ब्लड को लेके जाएंगी फॉर दी प्योरिफिकेशन पर्पस, तो उसे बोलेंगे हेपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम। ये जो है ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ो। किडनीज आर मीजोनेफ्रिक, बता चुकी हूं, लेस एडवांस किडनी है। लार्वा में टेल्ड होगा। एम्फीबियंस आर अमोनोटेलिक, अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। फ्रॉग्स आर यूरियोटेलिक, यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। अमोनोटेलिक अमोनिया एक्सक्रीट करना, यूरियोटेलिक यूरिया एक्सक्रीट करना। ईयर में इंटरनल एंड मिडिल ईयर प्रेजेंट है, किस फॉर्म में, टिम्पैनम के फॉर्म में। टिम्पैनम मैंने आपको बना के बता दिया था फॉर हियरिंग। आउटर मेम्ब्रेन होगी जो कवर करेगी मिडिल ईयर को। अच्छा, मिडिल ईयर का एक पोर्शन होता है कॉल्यूमेला ऑरस। ठीक है, कॉल्यूमेला ऑरस नाम का एक पोर्शन रहता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नथिंग नथिंग नथिंग, जैसे हमको मीजोनेफ्रिक के अंदर जाने की जरूरत नहीं ना, सिर्फ नाम याद रखना है, ऐसे ही हमको इस मिडिल ईयर के पार्ट का नाम याद रखना है और कुछ याद नहीं करना। ठीक है, दिस विल हेल्प अस इन दी हियरिंग। क्लियर, ओके, अभी लिखना नहीं है कुछ, पहले सुन लो। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होंगे, ये भी मैं बता चुकी हूँ। दे रिटर्न टू वाटर फॉर ब्रीडिंग, पानी में चले जाते हैं ब्रीडिंग करने के लिए। मेल लैक कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल के पास कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता, तभी वो पानी में जाता है और फीमेल को पकड़ के बोलता है भाई तू भी यहीं पे अपने एग रिलीज कर, मैं भी यहीं पे स्पर्म रिलीज करूं, दोनों हम क्या कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सो फिश लाइक स्टेज टेडपोल इज प्रेजेंट, टेडपोल बन जाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब मैं ये बताऊं इससे पहले आपको लिखना क्या है वो बता दूं, ये पूरा आप लिखोगे, बस इसमें यहां पर लिखना डाइकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक। तो पूरे सेशन में जितनी चीजें मैंने लिख के बताई हैं आप वो लिखोगे, दूसरा जहां जहां मैंने नीट मेंशन किया है पॉइंट वो लिखोगे। ठीक है, ये लिख लो, रिटन। अच्छा, यहां पर मैंने मोनोकोंडाइलिक स्कल बनाया है, आपके कॉपी में होना चाहिए। यहां पर मैंने पूरे फीचर्स बताए हैं, आपके कॉपी में होना चाहिए। यहां पर रिप्रोडक्शन बताया है, तो यहां पर भी आपकी कॉपी में ये होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ टेडपोल ओवर हियर, टेडपोल, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब बात आती है कि जो एम्फीबियंस है ना, इसको भी हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया। सो एम्फीबियंस
को डिवाइड किया हमने 3 ऑर्डर्स में। व्हाट आर दीज 3 ऑर्डर्स? सबसे पहला है एपोडा, सबसे पहला है एपोडा। एपोडा, एपोडा, तो इस वर्ड में 2 वर्ड में तोड़ा है मैंने इस वर्ड को। ए का मतलब है एब्सेंट और पोडा का मतलब है लिम्ब्स। तो एपोडा में लिम्ब्स नहीं होते, ठीक है। देखो जिम्नोफोनिया एंड सेसिलिया लिम्बलेस एम्फीबियंस होते हैं। इक्थायोफिस इसका एग्जांपल है। आपको कुछ याद नहीं करना, आपको याद करना है एपोडा लिम्बलेस ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल इक्थायोफिस। आगे बढ़ो, यूरोडेला। तो यूरोडेला को अगर मैं तोड़ूं तो यूरोडेला का मतलब क्या है कि यूरो का मतलब होता है टेल, यूरो का मतलब होता है टेल। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास टेल प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल में सैलामेंड्रा एंड नेक्चुरस याद कर लेंगे, ठीक है। यूरोडेला टेल वाले ऑर्गेनिज्म। दूसरा है एनयूरा। इस वर्ड का क्या मतलब है? एनयूरा। तो एन का मतलब है एब्सेंट हो गया। क्या एब्सेंट हो गया? यूरा एब्सेंट हो गया, यानी कि टेल एब्सेंट हो गई, टेल इज एब्सेंट। एग्जाम्पल बूफो यानी कि टोड, राना जी यानी कि हमारे फ्रॉग, और हाइला यानी कि ट्री फ्रॉग। पेड़ पे लटकने वाला जो फ्रॉग है वो है हाइला ट्री फ्रॉग। बूफो इज टोड, राना इज फ्रॉग, ठीक है। डन। बस ये हमको नाम याद करने हैं 3 क्लासेस के। चलो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। पहले लिखो एपोडा, एपोडा के सामने एग्जाम्पल लिखो इक्थायोफिस। उसके बाद लिखो यूरोडेला, यूरोडेला के सामने एग्जाम्पल लिखो सैलामेंडर। उसके बाद लिखो एनयूरा, एनयूरा के सामने एग्जाम्पल लिखोगे बूफो, राना, हाइला। बूफो, राना, हाइला। बूफो हमारा है टोड, राना है फ्रॉग, और उड़ने वाला फ्रॉग इज हाइला, ठीक है। रिटन कर दिया मेंशन, ऑल राइट। सो नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एम्फीबियंस शो डैश फर्टिलाइजेशन एंड आर डैश। किस तरीके का फर्टिलाइजेशन? वाटर में फर्टिलाइजेशन कर रहे थे, तो इनको हम बोलेंगे कि ये कर रहे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, पानी में किया था। और जहां मैंने चार्ट बनवाया था ओविपैरस या विविपैरस, वहां मैंने चार्ट में बता दिया था एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और एव्स तीनों ओविपैरस, और सिर्फ मैमल्स क्या है? वाइविपैरस। सो दे आर गोइंग टू बी ओविपैरस। अगर बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ये बात तो बनी बनाई है, ठीक है। इंटरनल ओविपैरस, इंटरनल की वजह से ये ऑप्शन गया। इंटरनल एंड वाइविपैरस, वाइविपैरस की वजह से और इंटरनल दोनों की वजह से ये ऑप्शन गया। तीसरा एक्सटर्नल एंड ओविपैरस, एक्सटर्नल एंड ओविपैरस बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, सी वाला। डी ऑप्शन कहता है एक्सटर्नल एंड वाइविपैरस, वाइविपैरस की वजह से ये ऑप्शन गलत। सो द करेक्ट आंसर इज एक्सटर्नल एंड ओविपैरस ऑर्गेनिजम्स। डन। नोट किया क्वेश्चन, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following statements are true about amphibians? कौन से स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं एम्फीबियंस को लेकर? पहला स्टेटमेंट कहता है दे आर कोल्ड ब्लडेड। हाँ बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड है, 100 बार बताया, वो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे। बाहर टेम्परेचर बढ़ेगा उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बाहर टेम्परेचर घटेगा उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट, रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल, स्किन एंड लंग्स। मैंने आपसे कहा था गिल से भी हो सकता है अगर वो टेडपोल है, स्किन से भी हो सकता है, फ्रॉग में हो रहा है, लंग्स में भी हो रहा है, और इसके अलावा अगर यहाँ बकोफेरिंग्स लिखा हो, बकोफेरिंग्स लिखा हो तो भी सही है ना, बकोफेरिंग्स या बकोफेरेंजियल कैविटी हो तो भी सही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। तीसरा स्टेटमेंट कहता है दे आर पॉइकिलोथर्म्स। पॉइकिलोथर्म्स हमने अभी पढ़ा था, है ना, जो पॉइकिलोथर्म्स है वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, कोल्ड ब्लडेड रहेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट सही। चौथा स्टेटमेंट रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू ओनली थ्रू गिल्स। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि सिर्फ भाई गिल्स और स्किन से ही रेस्पिरेशन होगा, हम तो लंग्स को मानते नहीं, बकोफेरिंग्स को भी नहीं मानते। तो क्या हमने ऐसा पढ़ा है कि सिर्फ इन दोनों से होगा? तो ये है गलत। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है नहीं मैम सारे ही ऑप्शन मेरे को तो सही लग रहे हैं, सही तो कह रहा है बेचारा कि गिल से होगा, लंग से होगा, लेकिन भूल जाते हैं ओनली लिखा है। और
अभी रिसेंट पेपर्स में अभी ये स्ट्रैटेजी चल रही है, अभी जितने भी नीट के एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पैटर्न में, इसी फॉर्म में पूछे गए हैं, जहां पर स्टेटमेंट आपको दिए रहते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है रॉन्ग स्टेटमेंट या फिर राइट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने का ऑप्शन दिया रहता है। सो नाउ यू नीड टू नो, देखो इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे से जज कर लेता है कि भाई आपने इसको ऐसे ही पढ़ा है या बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब जो 3 दिन में पढ़ के जा रहा है उसका भी नीट निकल जाए, और जो 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में पढ़ के जा रहा है उसका भी नीट निकल जाए, तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। जो इसने इतनी साल मेहनत करी है वो 3 दिन वाले से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये साल भर की मेहनत ये दर्शाता है, ठीक है। सो दिस इज दी हार्ड वर्क व्हिच टेक्स टाइम। तो ये जो है फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। सो वी हैव राइट स्टेटमेंट एज ए, बी एंड सी, 3 ऑप्शंस आर हमारे करेक्ट। ए एंड डी बिल्कुल नहीं होगा, सी एंड डी नहीं होगा, है ना। फाइनल आंसर पे जाएं, ए बी सी बिल्कुल होगा, ए बी सी होगा, ए और सी नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, दैट इज ए बी सी। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त स्टेटमेंट्स पर खास ध्यान देना है, क्वेश्चन में देखना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने को पूछा है। तीसरी बात जो ध्यान देना है वो इनको मिलाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स नीचे ना देखकर जल्दी में सिर्फ ऊपर वाले ऑप्शंस देखकर आंसर मार्क कर देते हैं, ठीक है, वो गलती बिल्कुल नहीं करना है। सो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, आदत डालो इस चीज की। क्लियर? रिटन कर लिया? चलिए आगे बढ़े। फाइन। सो वी आर डन विद द टुडेज सेशन, जहां पर हमने टेट्रापोडा एम्फीबियंस को किया कंप्लीट और किए उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व। आई होप ये वाली चीजें आपको सारी समझ में आ गई होंगी। आप इन सेशंस को रिवाइज कर सकते हैं 3 जगह पर, यूट्यूब पर भी रिवाइज कर सकते हैं, ऐप पर भी रिवाइज कर सकते हैं, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी रिवाइज कर सकते हैं। वहां पर आप विजिट कर सकते हैं हमारे ये सारे टॉप कोर्सेज। इन टॉप कोर्सेज पर जाकर अपना टॉप कोर्स नीट सेलेक्ट करो और उसे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप वॉच कर सकते हैं। ना कोई कूपन कोड लगेगा, ना आपको कुछ खरीदना है। बढ़िया मजेदार अपना सेशन एंजॉय करो। और आखिरी में एक चीज जरूर कर देना, अगर सब कुछ समझ में आ गया, पसंद आ गया तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ। लेट एवरीवन नो व्हाट इज इट, और सबको क्लेरिफाई करके समझ में आ जाए, ये हेल्प जरूर करना। और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ही करना है, नहीं तो कोई सेशन आपका मिस हो सकता है, और मिस नहीं कर सकते। ये वो समय है कि हम बिल्कुल भी छलावा नहीं कर सकते हैं, ना खुद के साथ, ना पेरेंट्स के साथ, ना अपनी पढ़ाई के साथ। किसी को भी दुनिया में धोखा दो, सेल्फिश हो, लेकिन अपने आप के साथ और अपने माँ बाप के साथ, पढ़ाई के साथ बिल्कुल धोखा करना गलत है। तो हमें क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, कुछ भी मिस नहीं होने देना है, सिंसियरली पढ़ाई करना है। और आप हमारे साथ बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सब जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और आप ऑन एंड ऑफ द स्क्रीन मैग्नेट ब्रेन्स की टीम के साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।